मैंने k इक्वल्स टू 1 लिया है, इसका मतलब क्या है, इस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहां कोई एक्स्ट्रा स्केलिंग नहीं होगी। जो अपेरेंट फोर्सेस है, जो हकीकी फोर्सेस नहीं, अब इफेक्ट कौन सा होगा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होगा। तो तब न्यूटन का कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में एक बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है, तो दरअसल ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी का बिहेवियर क्या होगा। यानी फोर्स के लगने से, ये जो फोर्स आप लगाते हो, ये जो रियल फोर्स बॉडी पे लगती है, इसका उस बॉडी के मास और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ क्या रिलेशन होगा। समझते हो कि नहीं? तो क्या देखेंगे हम, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, क्या स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है इसकी कि आपके पास जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, वो फोर्स दरअसल प्रोडक्ट होगा मास और एक्सेलरेशन के, वो फोर्स दरअसल प्रोडक्ट होगा मास और एक्सेलरेशन के। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि भाई ये कहानी ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स के साथ कैसे वेरी करेगी और मास के साथ कैसे वेरी करेगी। समझते हो कि नहीं? तो देखते जाए। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। हम क्या कहेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, भाई क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट, आसान डेफिनेशन क्या कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड, कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? हम इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू ma। अब यहां से हमें पता चलेगा कि दरअसल ये जो बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका मास और एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है। समझते हो कि नहीं? तो ये जो रिलेशन हमने लिखा कि F इक्वल्स टू ma, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि दरअसल A जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली विथ फोर्स। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी फोर्स बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। समझते हो कि नहीं? और आपको सेकंड रिलेशन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन वेरी करता है मास के साथ इनवर्सली। बाई एक्सेलरेशन का मास के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ आती है बात के नहीं? तो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास। अब अगर मैं इससे इक्वल में चेंज कर दूं तो आप जानते हो आपके पास आएगा कांस्टेंट, और यहां इस कांस्टेंट की वैल्यू समझने वाली है, इस कांस्टेंट की वैल्यू समझने वाली है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज a इक्वल्स टू 1, यानी कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1। क्यों 1 है अभी बताता हूं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, दैट इज F बाय m। समझते हो कि नहीं? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, दैट इज F इक्वल्स टू ma, दैट इज F इक्वल्स टू ma। बस हमें पता चला, हमें क्या पता चला कि हमारे पास क्या होगा, अगर फोर्स ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ग्रेटर होगी, अगर फोर्स लेस होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर मास ग्रेटर होगा, ऐसे लेके अगर मास ग्रेटर होगा तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, लेस होगी। वो भी कह सकते हो क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है भाई, फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन शॉर्टली हम क्या कहेंगे कि फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ती है और मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होती है। लेकिन उससे पहले आप आ जाए किस पे, कि यहां पे जो मैंने k इक्वल्स टू 1 लिया है, ये जो मैंने k इक्वल्स टू 1 लिया है, इसका मतलब क्या है, इस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहां कोई एक्स्ट्रा स्केलिंग नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वही फोर्स अप्लाई होगा जो बॉडी को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। समझते हो कि नहीं? सो दिस k इक्वल्स टू m का क्या मतलब है कि नो एक्स्ट्रा स्केलिंग फैक्टर। बाई कोई और फैक्टर,
कोई और फैक्टर इस पे अप्लाई नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कि जब फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगी एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहां पे हम क्या लेंगे, k इक्वल्स टू 1। तो k इक्वल्स टू 1, अगर आपके पास इनर्शियल फ्रेम हो, अगर इनर्शियल फ्रेम हो तो हमारे पास k इक्वल टू 1 होगा, नोट कर लीजिए। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो k इज नॉट इक्वल टू 1। भाई नोट करें, क्या नोट करें कि इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास क्या होगा, k हमेशा इक्वल होगा 1 के। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझाता हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1 होगी, वेरी करेगी। भाई इनर्शियल फ्रेम क्या है कि जब बॉडी क्या हो, एक्सेलरेट ना कर रही हो, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, यानी आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर भी क्या हो रहे हो, अप्लाई हो रहे हो, तो फिर के की वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। लेकिन ये हमारे पास रेयर केसेस में है। मेरे पास ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि हमारे पास फ्रेम क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, यानी बॉडी एक्सेलरेट, लिख लीजिए कि बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट, तो फिर k इज नॉट इक्वल टू 1। फिर k इज नॉट इक्वल टू 1, फिर हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, फिर हमारे पास रिलेशन बनेगा दैट इज ma k। समझते हो कि नहीं? फिर इस k की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। बात आती है समझ के नहीं, समझते हो कि नहीं? तो अब हम आते हैं किस चीज के ऊपर। हमने देखा कि हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू ma। यहां से हमें पता चला, हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई आपका फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? और आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैग्नीट्यूड के साथ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ आपको खुद पूरा कर लीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देगा। भाई क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, लीनियर होगी एक्स एक्सिस पे। अब अगर फोर्स किसी एंगल पे लगे तो एक्सेलरेशन भी उसी एंगल के मुताबिक होगी। तो हमारे पास जो ma का प्रोडक्ट आएगा उसी एंगल के मुताबिक लेंगे। समझते हो कि नहीं? बात आती है समझ। अब अगर मैं कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखूं तो क्या मेरे पास सेकंड लॉ अप्लाई होगा कि नहीं? अगर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई हो सकता है? जी हां, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी सेकंड लॉ अप्लाई हो सकता है। लेकिन आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा क्या कि एक्सेलरेशन क्या होगी, टाइम के लिहाज से डिफर करेगी। तो इसके लिए जो हम फार्मूला लेंगे दैट इज F इक्वल्स टू m डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं भाई? एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक ही जगह मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी बाय टाइम। समझते हो कि नहीं? तो अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो वहां पे अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे कि हम उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे। आती है बात समझ के नहीं? अगर मेरे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस हो तो फिर हम सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी बॉडी क्या होगी, दैट मींस कि एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, प्रोड्यूस होगी। लिखते जाए, एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो फिर मैं इसकी वैल्यू कैसे लिखूंगा, दैट इज F इक्वल्स टू ma प्लस ma फ्रेम। यानी यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां मेरे पास फिक्टिशियस फोर्सेस, जिसे आप सूडो फोर्सेस भी कहते हो, जो अपेरेंट फोर्सेस है,
जो हकीकी फोर्सेस नहीं, समझते हो कि नहीं, तो वो फोर्सेस भी अप्लाई होंगे, वो फोर्सेस भी अप्लाई होंगे। तो मैं एफ सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करूंगा, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए सिंपल केस के लिए कि नो फिक्टिशियस फोर्सेस होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसके लिए क्या करूंगा, फिक्टिशियस फोर्स भी अप्लाई करूंगा और उसकी वैल्यू क्या निकालूंगा, दैट इज एम ए फ्रेम। समझ आती है बात के नहीं, समझते हो कि नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या इसकी कुछ लिमिटेशन है, क्या ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, तो बिल्कुल इसकी भी ऐसे ही लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे ओवरऑल आप सारे न्यूटन लॉज की लिमिटेशन लो, लेकिन हम एक अलग अलग देख रहे हैं। हमने फर्स्ट लॉ देखा था और इसकी लिमिटेशंस देखी थी, तो सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड लॉ में भी लिमिटेशन होगी। वो लिमिटेशन अगर मैं यहां निविष्टा करूं, वो लिमिटेशन अगर मैं यहां निविष्टा करूं, तो मैं कैसे निविष्टा करूंगा कि सबसे पहले लिमिटेशन मेरे पास क्या होगी, सबसे पहले लिमिटेशन क्या होगी, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे फिर के की वैल्यू मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। समझते हो कि नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम कि जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहां पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगी, लिमिटेड होगी। भाई समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, जैसे हमने फर्स्ट केस में भी देखा था, फर्स्ट केस में भी देखा था, क्या था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, एंड क्वांटम लेवल दोनों स्केलिंग पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। क्वांटम स्केलिंग और माइक्रोस्कोपिक स्केलिंग पे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी अप्लाई नहीं कर सकते, सेकंड को भी नहीं कर सकते, थर्ड को भी नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल हम सेकंड पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, सेकंड में ये अप्लाई नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं। तो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। द थर्ड लिमिटेशन, खानदानी लिमिटेशन, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या होगा, जैसे हमने वहां पे भी देखा था कि हमारे पास क्या होगा, जब इफेक्ट कौन सा होगा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होगा, तो तब न्यूटन का कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब हमारे पास क्या हो, रिलेटिविस्टिक बाय स्पेलिंग मिस्टेक सही है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में क्या होगा कि हमारे पास नोट करने वाली बात है, यहां लिखता हूं विजिबल होगा कि m यहां पे क्या होगा, नॉट कांस्टेंट होगा। m हमारे पास क्या होगा, नॉट कांस्टेंट होगा कि जब बॉडी क्या हो, जब बॉडी की स्पीड क्लोजर टू लाइट हो, तो अब हमारे पास m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, m की वैल्यू बढ़ेगी, मास बढ़ेगी। तो यहां पे हम बॉडी को देख रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ को किसके लिए, जब बॉडी स्लोली मूव कर रही है, यानी उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 12 कम हो। समझते हो कि नहीं। तो यहां पे सिर्फ एक खानदानी लॉ अप्लाई होगा, दैट इज आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन रिलेटिविटी। समझते हो कि नहीं। तो यहां पे हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यहां लिख सकता हूं सेकंड लिमिटेशन, जब हमारे पास क्या हो, मासेस क्या हो, बहुत लार्ज स्केल में हो, जैसे आपके स्टार, जैसे आपके प्लैनेट्स। तो अगर क्या हो, हमारे पास फोर्स क्या हो, फोर्स बिटवीन लार्ज मासेस, तो यहां पे भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ आप सबको। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये कहां कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देखें कि हम न्यूटन लॉ को जनरल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में। भाई जब इंजीनियर्स क्या करते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। जब मशीन्स और व्हीकल्स बनाए जाते हैं तो सेकंड लॉ अप्लाई होगा कि भाई उनको मूव कराने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी और कितने फोर्स से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मशीन्स एंड आपके पास जो व्हीकल्स बनेंगे वो किस प्रिंसिपल पे बनते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू ma। समझते हो कि नहीं। इसी तरह जब एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में
स्पेस एक्सप्लोरेशन में F इक्वल्स टू ma को कंसीडर किया जाता है, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि स्पेस में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी वीक हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन और मोमेंटम क्या रहता है, फिर भी कंसीडर रहता है, कांस्टेंट रहता है वहां पर। तो यहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे और हम इसको डायनेमिक्स में भी हम इसको कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं कि आपका ड्रैग और ड्रैग एंड लिफ्ट बाय आपका एयर रेजिस्टेंस और आपके फ्लूइड में एयर रेजिस्टेंस और फ्लूइड में जो फोर्स लगती है, तो उस टाइम वो कैसे मोशन को अफेक्ट करेगी, तो इस लिहाज से हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। समझते हो कि नहीं भाई लोगों, आती है बात समझ?